हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए मेरी वीडियो को, और कमेंट भी करते रहिए आप, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए यार। दरअसल अभी मैं देखा कि बहुत ज़्यादा कमेंट पास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हो, 30 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की एक टॉपिक पे। तो भाई साहब क्या करें हम यार, जब हम पढ़ाते हैं तो एक वो लय बन जाता है, उसमें हम देखते नहीं कि वीडियो जो 40 मिनट की बन रही है, 50 मिनट की बन रही है, ऐसा कुछ दिखता नहीं हमें। बस ये दिखता है कि हम कितना दे रहे हैं, 100% एफिशिएंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो लंबी के होने की वजह से मैंने एक बार और भी बताया था कि जो वीडियो लंबी हो जा रही है तो उसमें भाई साहब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। नहीं तो शॉर्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक थोड़ी कर रहे हैं। केमिस्ट्री ट्रिक से नहीं चल पाएगी आपकी। जो केमिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा। ट्रिक जो होता है वो आपको कम समय में ज्यादा अचीव करने के लिए होता है। तो ट्रिक हर जगह काम नहीं करता भैया, अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। ट्रिक करके क्या करोगे, पता चला आप समझ ही नहीं पाए तो ट्रिक से क्या फायदा। अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो है हमारी नेक्स्ट वाली जो वीडियो थी पहले वाली, वो थी बॉइलिंग पॉइंट पे। आज हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा है क्या। और दरअसल बात यह है कि मेरी कोचिंग जो है बंद है ऑफलाइन। तो बंद होने के कारण, मतलब बारिश की वजह से बंद है, तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वीडियो मुझे रात में शूट करनी पड़ रही है, तो क्लियरिटी थोड़ा सही नहीं होगी, लेकिन मैंने मैनेज किया कि मैं आपको 100% साफ और 100% इफिशियंसी के साथ आपको दूँ। मतलब कोई भी आज तक यहाँ जितने भी ब्रह्मांड में सब्सटेंस है वो 100% इफिशियंसी नहीं दे पाते। तो हम लोग पूरा कोशिश किए कि 100% के करीब तक चले लगभग। तो 100% का मतलब ये हुआ कि हम पूरा चाहते कि हमारा जो काम है वो 100% श्योर और ग्रांटेड हो। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं समय देख के नहीं बनाता कि मैं 20 मिनट का बनाऊँ। पढ़ाते वक्त जो लय है अगर वो चल रहा है तो उसी के हिसाब से वो वीडियो बन जाती है। तो हमारी पहली टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, पहले सबसे पहले ये चर्चा करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है। सबसे पहली बात तो है कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट गाइस हम देखते हैं कि या फ्रीजिंग फ्रीज जम जाना पॉइंट मतलब बात आप जिसपे कोई द्रव जो है वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वह था जिसपे कोई लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हमारी जो ये परिभाषा है वो हम लोग वाष्प दाब या अणुओं के संगठन में लिए थे। तो एक परिभाषा और भी कह सकते हो आप, वह दाब जिसपे किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है, मतलब जो उसका वाइपर प्रेशर होगा लिक्विड का, अगर वो सॉलिड के वाइपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब वही चीज कह रहे हैं। देखो द्रव का जो होगा, जो द्रव का वाष्प दाब होगा वो ठोस के वाष्प दाब के, मतलब उसी विलयन के ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो वो जो ताप होगा वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। बात वही है, बस खाली वाष्प दाब जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, वह ताप जिसपे किसी द्रव का जो वाइपर प्रेशर होता है अगर उसके सॉलिड स्टेट के वाइपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं गाइस, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। हिमांक है हमारा क्या कि वह ताप, जैसे आपने ये लिया सॉलिड सॉरी लिक्विड है, ये क्या है आपका, एक लिक्विड है। क्या है आपका, एक लिक्विड है। ये क्या है, एक लिक्विड है। तो इस लिक्विड में आपने इसका नॉर्मल टेम्परेचर 25 पे, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब हमें इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। तो सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना होगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो वो टेम्परेचर हमारा, अगर मान लो ये शुद्ध, अगर ये शुद्ध जल था तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट लगभग हम 4 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से जम जाएगा। तो मतलब ये लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारा कहलाता है, जो ताप होगा वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए, वह ताप जिसपे किसी लिक्विड का वाइपर प्रेशर जो होता है, मतलब जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड स्टेट में, मतलब उसके सॉलिड वाइपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब है जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान।
हिमांक का अनुमान है क्या? तो गाइज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है क्या? पहले तो हम समझते हैं कि जो लिक्विड हमारा था, पहले तो हिमांक हमने समझ लिया क्या होता है हिमांक, ठीक है। अब अनुमान का मतलब क्या हुआ? हिमांक में जो कमी आना। हिमांक है क्या? एक टेम्परेचर है। अब उस टेम्परेचर में जो कमी आ रही है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर है उसके मान में जो कमी आ रही है वही क्या कहलाए? हिमांक का अनुमान। लेकिन इस तरह से हम परिभाषा नहीं दे सकते, ठीक है। तो माना आपने कोई शुद्ध विलायक लिया था, माना कोई आपने एक शुद्ध विलायक लिया, ठीक है। अब इस विलायक का, या मान लीजिए आपने जल ही लिया, शुद्ध विलायक में आपने क्या ले लिया? जल ही ले लिया। ये क्या है? जल है। तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आपने 4 डिग्री सेल्सियस लिया है, शुद्ध है, प्योर है, क्या है? शुद्ध है। तो आपने 4 डिग्री सेल्सियस मान लिया कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया? T0 इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया गाइस? 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो शुद्ध विलायक है, अब इसी में हम क्या कर दें? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें। आपने क्या किया? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से क्या हो जाएगा गाइस? फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या? पहले ये समझ ले, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हम लोग पढ़ते हैं, कोई चीज क्यों जमती है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में क्यों चली जाती है। तो देखो, जब लिक्विड में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने का मतलब यही है कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं किसी सब्सटेंस का, तो या किसी लिक्विड के, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, मतलब सिकुड़ना चालू कर देते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आना चालू कर देते हैं। तो जब हमने इनको ठंडा करना चालू किया तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एक यहाँ दूर दूर है, तो वो सारे एसोसिएट होना चालू कर देंगे। जब एसोसिएट होंगे तो वो आपस में क्या होंगे? उनकी सांद्रता बढ़ेगी। जब सांद्रता बढ़ेगी तो उनका स्टेट भी बदलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये सारे गुण जो हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। तो सारे के सारे जब सड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत पास पास हो जाएंगे, जिसके कारण जो स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। तो अब इसमें देखते हैं कि आपने इसके जो अणु थे, मान लीजिए यहां, एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। मान लो ये एक आपने दूसरा बर्तन लिया, ठीक है। अब इसमें जो है आपके शुद्ध विलायक के कण थे, वो मान लो इतनी दूर दूर थे, ठीक है। शुद्ध विलायक के कण जो थे वो काफी दूर दूर थे, काफी दूर दूर। अब आपने इसमें कोई नॉन वायलेट मिला दिया, ठीक है, कोई सब्सटेंस ऐसा मिला है जो अवाष्पशील है। तो क्या देख रहे हो? इसमें जो अणुओं की संख्या है वो बहुत पास पास हो गई और ज्यादा भी है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इसके भी अणु को आप दिखा दीजिए शुद्ध जल के, ये देखिए। तो गाइस इसमें क्या दिख रहा है कि जो शुद्ध जल है उसके अणु काफी दूर दूर है। आपने जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो इसमें ये जो आपके ब्लू कलर के हिस्से हैं वो क्या है? अवाष्पशील पदार्थ के अणु हैं। अवाष्प, ये कौन से? अवाष्पशील अणु हैं। और ये जो ब्लैक वाला है वो किसका है? विलायक का है, शुद्ध विलायक का। तो जब अवाष्पशील के अणु जो है इसमें मिल गए तो क्या हुआ? अणुओं की सांद्रता बढ़ गई, मतलब अणुओं की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब हिमांक में क्या होता है कि सारे के सारे आपस में सिकुड़ते हैं। तो इसमें देखो गाइस, ये पहले से इसके कंपैरिजन में बहुत पास पास है, तो इनको और पास लाने के लिए क्या करना होगा? इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी देनी होगी कि नहीं? तो देखो, शुद्ध विलायक था, उसका उसे बहुत ज्यादा कम करनी पड़ी, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम करनी पड़ी एज टू कंपैरिजन इसके जिसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब वो घट जाता है, वो घट जाता है, जिसके कारण उनकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होती है? घट जाती है। अर्थात क्या समझ में आ रहा है कि अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो जो है फ्रीजिंग पॉइंट को भी क्या होगा? बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो उसका जो हिमांक होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? घट जाएगा। तो जो हिमांक घट रहा है, तो कैसे हिमांक का अनुमान अब क्या होता है सर? अभी तो आपने बताया कि घट रहा है, ठीक है। तो हिमांक का अनुमान क्या होता है? तो हिमांक का अनुमान ये होता है बाबू कि इसकी मात्रा ज्यादा इसके टेम्परेचर की, मतलब इसके टेम्परेचर को ज्यादा अंतर आएगा ना, इसके में कम आएगा। तो आप शुद्ध विलायक के हिमांक के तथा विलयन, ये क्या हो गया आपका? विलयन। विलयन के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अनुमान कहते हैं। अब परिभाषा क्या होगा हिमांक का अनुमान? लिखो कि शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को
शुद्ध विलायक के हिमांक के तथा विलयन के हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं गाइस? हिमांक का अनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक का अनुमान। तो आगे हमने पढ़ा था कि जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब, जो वाष्प दाब का अनुमान होता है, ये पीएस, वो किसके समानुपाती होता है? विलेय के मोलों की, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो देखो, जो विलयन का जो मतलब वाष्प दाब का अनुमान है, वाष्प दाब का अनुमान वो किसके समानुपाती है? विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो विलेय मतलब वाष्प दाब का अनुमान है वो किसके समानुपाती है? हिमांक के अनुमान के, मतलब डेल्टा टी नॉट माइनस टी। ठीक है, ये किसके है? किसके बराबर है बाबू? डेल्टा टी एफ के। किसके? टी एफ के। मतलब जो डेल्टा पी है वो किसके समानुपाती है? मार्कर सही चल नहीं रहा यार। ये जो देखो डेल्टा टी एफ बराबर जो है वो क्या है? टी नॉट माइनस टी। क्या है? शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अनुमान कहते हैं। तो डेल्टा टी एफ जो है वो किसके समानुपाती है? वाष्प दाब के अनुमान के। किसके समानुपाती है? वाष्प दाब के अनुमान के। और वाष्प दाब का अनुमान किसके समानुपाती है? विलेय के मोल प्रभाज के। किसके गाइस? मोल प्रभाज के, मोल फ्रैक्शन के। तो अब जो होगा डेल्टा टी एफ जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा स्मॉल यन के, स्मॉल यन बटे स्मॉल यन प्लस कैपिटल यन। एक फार्मूला ये बन गया, इसको नोट करो जल्दी से। दूसरा फार्मूला है गाइस, अब इसको नोट कर लिए। अब दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला क्या है कि जो वाष्प दाब का अनुमान है, जो वाष्प दाब का अनुमान डेल्टा पी जो है वो किसके समानुपाती है? क्वथनांक के, देखो क्वथनांक के उन्नयन के समानुपाती है। वो किसके समानुपाती है? डेल्टा टीवी के। किसके? मतलब क्वथनांक के उन्नयन के समानुपाती होता है। जो वाष्प दाब का अनुमान होता है वो डेल्टा टीवी के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी जो है, डेल्टा टीवी ये किसके समानुपाती होता है? डेल्टा टीवी जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के। जब देखो डेल्टा टीवी जो है इसके समानुपाती है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पीवी भी क्या हो जाएगा? मोललता के समानुपाती हो जाएगा। किसके गाइस? तो जो हिमांक का अनुमान होगा डेल्टा टी एफ वो भी किसके समानुपाती हो जाएगा? मोललता के। किसके समानुपाती गाइस? मोललता के। किसके? मोललता के। तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर, जब हम ये कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लग जाता है? के लग जाता है हमारा। तो ये देखो के एफ हो जाएगा। और ये इसको दिखाते किससे? स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। ये किस में होना चाहिए? केजी में। अब ये है क्या? देखो ये जो है स्मॉल डब्ल्यू वो विलेय का भार है और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक का भार है। सॉरी, यहाँ यन स्मॉल यन होता है, स्मॉल यन। ठीक है, स्मॉल यन है विलेय के मोलों की संख्या। क्या है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, वो भी केजी में। तो हम स्मॉल यन बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर जानते हैं भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अर्थात यन बराबर स्मॉल डब्ल्यू वेट अपान मोलर मास अणुभार। तो यम, तो इसका मान रख देंगे डेल्टा टी एफ इज के एफ, जहां के एफ जो है वो मोलर अनुमान हिमांक का। देखो जो डेल्टा के एफ है वो क्या है? हिमांक अनुमान कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है। हिमांक अनुमान स्थिरांक है। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू अपान यम पूरे का बटा कैपिटल डब्ल्यू केजी में। किसमें हो जाएगा? केजी में। तो इतना नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? अब देखो
जो डेल्टा टी एफ है वो के एफ, अब स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम। अब ये कैपिटल डब्लू अगर मान लो हमें ग्राम में दिया है तो 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि एफ बराबर स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्लू गुणे 1000, मतलब मल्टीप्लाई 1000। ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा टी एफ के। किसके बराबर हो गया बाबू? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्लू। जहां स्मॉल डब्लू वो विलेय का भार है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, वो भी ग्राम में, ठीक है। यम जो है वो विलेय का अणु सूत्र अणु भार है। क्या है? विलेय का अणु भार है। तो के एफ जो है वो हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो अब हम एक और हमारी हेडिंग है, इसको नोट कर लो, इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसी पे। ठीक, नोट हो गया? तो देखो डेल्टा के एफ क्या है, मतलब के एफ जो है वो क्या है? के एफ इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक है क्या? इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं डेल्टा जो टी एफ है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल डब्लू या यन अपान कैपिटल डब्लू। ये है फार्मूला हमारा। इस फार्मूले से हम परिभाषा बनाते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की परिभाषा हम लोग बनाते हैं, इस के एफ की परिभाषा बनाते हैं। चलो देखते हैं। जो डेल्टा टी एफ है वो हिमांक का अवनमन है। क्या है? हिमांक का अवनमन। यदि किसी 1 किलोग्राम विलायक, ये आपका क्या है? विलायक है केजी में। तो देखो 1 किलोग्राम विलायक में यदि किसी विलेय का 1 मोल विलेय है तो जो हिमांक का अवनमन होगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। मतलब जितना हिमांक अवनमन आएगा उतना ही मोलल अवनमन स्थिरांक रहेगा, उतना ही क्या रहेगा गाइस? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो परिभाषा क्या हो गई? लिखो, यदि 1 किलोग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ 1 मोल विलीन है तो जो उसका हिमांक अवनमन होगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक, एक बार फिर से देखो। अब नई तरीके से जो विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक होगा वो क्या होगा? पहले परिभाषा इस देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलेय है तो जो हिमांक का अवनमन होगा वो क्या होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। अर्थात देखो n बराबर इफ n इक्वल टू 1 और कैपिटल डब्ल्यू n मोल और कैपिटल डब्ल्यू बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 kg। तो जो डेल्टा टी एफ है, जो डेल्टा टी एफ है बाबू, जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? के एफ के। किसके बराबर हो जाएगा? के एफ के। मतलब जो अवनमन स्थिरांक था वो किसके बराबर हो गया? मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर हो गया। कब? जब विलेय का 1 मोल हो और विलायक कितना हो? 1 kg। तो नोट कर लो। तो गाइस यही हमारी टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में हम लोग शूट करेंगे, उसमें एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आपका इसी तरह से ढेर सारा प्यार बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप मेरे वीडियो। तो गाइस जो है